हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज, और इसी के साथ में हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था वो सब बातें हम कवर करते हैं। तो आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल के दिन आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में भरपूर अभिनंदन है। तो जब न्यूज कवर कर लेंगे हम, उसके बाद में 17 अप्रैल का इतिहास भी हम देखेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो ये दो पॉइंट जो हैं वो हम कवर करते हैं हमारी इस सुबह की क्लास में। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यूएस ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है। यूएस ऑफिशियल्स के मायने से हमें ये जानकारी मिलती है और उन्होंने कहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, यानी कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को बहुत महत्वपूर्ण भागीदार कहा। और उन्होंने कहा है कि जो रिलेशनशिप हैं अमेरिका और भारत के, वो कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां पर राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता है जोई बाइडेन जो है वो वर्तमान में क्या है, वहां के राष्ट्रपति हैं। तो बाइडेन जो प्रशासन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत उनके साथ क्या है, ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी करता है। और जो भी अभी रिलेशनशिप का स्टेटस हमें दिख रहा है उसमें कोई भी भविष्य में बदलाव नहीं होने वाले, यानी कि जो भी अभी रिश्ते हैं वो अपरिवर्तित रहेंगे भविष्य में। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन, यानी कि अमेरिकी विदेश विभाग, उसके प्रवक्ता है एक जिनका नाम है मैथ्यू मिलर। तो मैथ्यू मिलर ने संवाददाता सम्मेलन में ये क्या किया था, सवालों का जवाब दे रहे थे, उस समय ये बात कही उन्होंने। तो जैसे कि आपको पता है, भारत में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 19 तारीख से, आपको पता है ये चुनाव होंगे। तो वर्तमान में जो भारत सरकार है उसकी आलोचना करते हुए कुछ ऐसे लेख भी छपे हैं, कुछ जो पत्रिकाएं हैं वो भी प्रकाशित हुई हैं। उन्हीं पत्र पत्रिकाओं और जो लेख लिखे हैं, जो छपे हैं भारत में, उन्हीं लेखों और पत्रिकाओं की राय के संदर्भ में वहां के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने ये सब बातें कही। तो अब थोड़ा सा हम बातें करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? इन व्हाट ईयर डिड द यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्ट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहां आपको बताना है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात है 1787 की, जब उन्होंने क्या किया, अपना संविधान अपना लिया, ठीक है, लेकिन लागू नहीं किया था। फिर लागू करने की जब हम बात कर रहे होते हैं तो लागू कब किया गया? 2 साल बाद 4 मार्च 1789 को अमेरिका में संविधान लागू हो गया था, ठीक है था। तो जब हम बात करते हैं उनके संविधान के पहले जो 3 शब्द है ना, वो कौन कौन से हैं? वो हैं वी द पीपल। ये अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं इस अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे इसमें 7 अनुच्छेद हैं, यानी आप धाराएं भी बोल सकते हैं। तो इन 7 धाराओं में अलग अलग बातें कही गई हैं, ज्यादा यहां पर आपको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है ये भी कभी गुलाम रहा था और यहां भी अमेरिकी क्रांति हुई। उसी अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप यहां पर हमें ये अमेरिका देखने को मिला। तो जैसे आपको पता है वो दिन था 4 जुलाई 1776 का। उस दिन आजादी के घोषणा पत्र में इसे ये आधिकारिक नाम मिला था यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जब इसकी मतलब हम बात कर रहे होते हैं कि ये जब आजाद हुआ था, इसने अपना संविधान लागू किया 1789 में,
उसी समय इनके राष्ट्रपति कौन बने थे? तो किसका नाम आता है? तो नाम आता है जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है ना, जॉर्ज वाशिंगटन। और आपने वहां एक शहर का नाम भी सुना होगा, वाशिंगटन डीसी। तो वो जो वाशिंगटन नाम है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है ना, जो वहां के पहले राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कभी हम विस्तार से बातें करेंगे इस संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, एक इंडिविजुअल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भी क्या है देशों की हम बातें करेंगे। तो विश्व भ्रमण करते हुए चलेंगे हम, एक एक पूरी वीडियो कंप्लीट किया करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बता दीजिए कि भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है अमेरिका के संविधान में, मैंने अभी आपको बताया, ये संविधान अपनाया कब गया था? 1787 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 1789 में, है ना। तो फिर जब हम भारतीय संविधान की बात कर रहे होते हैं, ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, आत्मार्पित किया गया, लेकिन लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन चुना। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत का क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान में कौन सी वो अवधारणा है जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की हुई है? तो इसमें से जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय संविधान में सन्निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं भारत के संविधान की और अमेरिका के संविधान की, तो कुछ इसमें क्या है सिमिलरिटीज हैं। जैसे हम बात कर रहे होते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ये हमें भारत के संविधान में भी देखने को मिलता है और अमेरिका के संविधान में भी हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी जैसे हम पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूसरा, कानून के शासन की अवधारणा, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। कानून के शासन की यानी कि विधि का शासन, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। जब हम बात कर रहे होते हैं केंद्र राज्य संबंधों की अवधारणा, तो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उनकी अवधारणा कहां से ली गई है? तो आप कहेंगे ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से हमने ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ग्रहण किए हैं। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फोटोग्राफर पेपिता सेठ टू प्रेजेंट हर लेटेस्ट बुक इन बेंगलुरु। फोटोग्राफर हैं पेपिता सेठ, वो बेंगलुरु में अपनी नवीनतम पुस्तक प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, दिस बुक इज द आउटकम ऑफ सेठ्स लॉन्ग एसोसिएशन विद द थैयरकन। थैयरकन के साथ में लंबे जुड़ाव का ये परिणाम है, ये पुस्तक, जिन्होंने सुझाव दिया था कि वह उनके बारे में ये किताबें लिखें, और इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है लेखिका को। और पपीता सेठ का सचित्र व्याख्यान द गॉड्स हु कम डाउन फ्रॉम हेवन, ये जो है वो आज ही के दिन यानी कि 17 अप्रैल को ये आयोजन होने वाला है बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में, ठीक है। वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस व्याख्यान में सेठ, जिन्होंने कई दशक बिताए हैं और गुरुवायूर मंदिर की बंद दुनिया में और केरल में थय्यम अनुष्ठानों का दस्तावेजीकरण करते हुए उन्होंने अपनी नवीनतम पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गॉड्स मिरर द थय्यम्स ऑफ मालाबार, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं इसी न्यूज को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप फोटो देख लीजिए, ये हैं बहुत ही प्रसिद्ध फोटोग्राफर पेपिता सेठ, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मुखड़े का तेज भी आप देख पा रहे होंगे, हालांकि इनकी उम्र 80 प्लस है,
ठीक है। तो जैसा कि जब आप देखेंगे BIC की वेबसाइट, तो यहाँ पर थय्यम का मतलब जो होता है ना, थय्यम, इसका मतलब लिया जाता है कि ये देव शब्द का अपभ्रंश है, देव शब्द। और ये इसका अगर मतलब देखा जाए डायरेक्टली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, देव शब्द का अपभ्रंश है ये। थय्यम पूजा की जब हम बात करते हैं तो थय्यम पूजा में क्या कार्य होता है, तो जो देवताओं को अपने भक्तों के बीच स्वर्ग से नीचे लाता है। थय्यम इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप दैट ब्रिंग्स द डाइटीज डाउन फ्रॉम हेवन टू बी अमोंग देयर डिवोटीज। यानी कि धरती पर जो डिवोटीज रह रहे होते हैं उनके बीच में देवताओं को नीचे लेकर आता है। इस वेबसाइट के अनुसार थय्यम के अभ्यासकर्ता अपने भक्तों को देखकर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं, नृत्य करते हैं। और अंत में क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं इसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं, एक थयक्कन को क्या आना चाहिए, तो ए थयक्कन मस्ट बी एबल टू सिंग, उसे गाना गाना आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए, प्ले विद चेंदा, चेंदा के साथ खेलना आना चाहिए, ब्लेसिंग आशीर्वाद देना, एक्सोरसाइज यानी कि झाड़े फूंक करना, और प्रोफिशिएंट होना चाहिए वो कलारी पयट्टू में। कलारी पयट्टू, यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसे यूपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन। तो कलारी पयट्टू है, उसमें भी पारंगत होना चाहिए। और कलारी पयट्टू है क्या, तो ये एक मार्शल आर्ट है। ठीक है ना, मार्शल आर्ट। तो यहां पर एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है। तो जल्दी से इसमें से आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में 2014 में पूछा गया था। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है, कलारीपयट्टू क्या है, यह एक प्राचीन मार्शल कला है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। हालांकि जब हम बात कर रहे होते हैं इस परंपरा की शुरुआत कहां पे हुई थी, इस परंपरा की शुरुआत केरल में हुई थी, फिर धीरे धीरे ये तमिलनाडु में भी फैल गई। जैसे कि आपको पता है, कोई भी एक क्षेत्र है, मान के चलो ये कोई एरिया है, इस एरिया में अलग अलग लोग रह रहे हैं, और यहां इन लोगों के बीच में कोई परंपरा विकसित हुई, फिर जाहिर सी बात है ये रोजगार के लिए दूसरी जगह जाएंगे और अपनी जो परंपरा है उसे भी क्या है, दूसरी जगह पर लेकर चले जाएंगे। तो वहां पर वो जो परंपरा है वो भी पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही केरल के नजदीकी क्षेत्रों में भी ये फैली। ठीक है, अब यह तमिलनाडु और केरल में प्रचलित है। मूल रूप से यह केरल के उत्तरी और मध्य भागों में ये प्रचलित थी, और कर्नाटक के तुलुनाड क्षेत्र में ये भी काफी प्रचलित रही है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इतिहास में, तो वहां पर हम बात किया करते हैं संगम काल के बारे में। संगम काल यानी कि ऐसा काल, ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा एरा जिसके दौरान बहुत सारे संगम हुए, यानी संगम का मतलब है बैठकें हुई, और अगर इसका मतलब लिया जाए तो आप कह सकते हैं बहुत सारे सम्मेलन हुए। तो बहुत सारे सम्मेलन हुए, कॉन्फ्रेंस हुए उस समय, तो इसी वजह से इसका नाम संगम काल पड़ गया। तो संगम काल के दौरान हम बेसिकली 3 राज्यों के बारे में बात कर रहे होते हैं, चोल, पांड्य और इधर है चेर। चेर, चोल, पांड्य राज्यों का वर्णन हमें उस संगम काल में मिलता है। तो इस संगम काल के दौरान बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, और जो ग्रंथ लिखे गए उसे हम क्या बोलते हैं, संगम साहित्य बोल देते हैं। तो साहित्य रचना हुई, उसी संगम साहित्य में हमें एक शब्द देखने को मिलता है कलारी। ठीक है, तो संगम साहित्य में कलारी शब्द हमें देखने को मिलेगा। उस कलारी का मतलब युद्ध से लिया गया है, और उस कलारी का मतलब अखाड़े से भी लिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहला वर्णन हमें वहीं पर दिखता है। लेकिन फिर ये जो युद्ध कला है यानी कि एक मार्शल आर्ट है, ये 13वीं शताब्दी के आसपास में केरल में फैली थी। तो संगम काल तो बहुत पहले की बात है, ये तो लगभग आप कह सकते हैं 300 BC टू 300 AD, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का टाइम पीरियड हम मोटा मोटा संगम काल मान के चलते हैं। तो वो तो शुरुआती बात हुई है ना, शुरुआती बात हुई वो तो। लेकिन 13वीं शताब्दी में ये केरल में भी पहुंचा।
तो फिर बाद में तमिलनाडु में भी इसकी पहुंच हुई। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। धर्मशाला टू गेट इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड पिच। आपको पता है इससे पहले भारत में कोई भी हाइब्रिड पिच नहीं थी, तो अब भारत की पहली हाइब्रिड पिच बन चुकी है। वो भी कहां बनी हुई है? धर्मशाला में। और धर्मशाला कहां का क्षेत्र है? आप कहेंगे ये तो जी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो भारत में सबसे पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहां किया गया? धर्मशाला में किया गया। हाइब्रिड पिच के लिए धर्मशाला में इस्तेमाल की जाने वाली द यूनिवर्सल मशीन, इसको ऐसी और पिचें बनाने के लिए भी अहमदाबाद में भेजा जाएगा और फिर इसे मुंबई में भी भेजा जाएगा, ताकि इस प्रकार की पिच वहां पर बनाई जा सके। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है हाइब्रिड पिच, पहली हाइब्रिड पिच भारत की, जो कि धर्मशाला में बनी है। सुरम में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA, तो वहां स्टेडियम जो है बना हुआ वो इसी अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच के साथ बना है। और BCCI के साथ ये क्या है, मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है हाइब्रिड पिच वाला, ठीक है। तो भविष्य में अंतरराष्ट्रीय और IPL मैच इसी ट्रैक पर आयोजित किए जाएंगे। तो IPL और अंतरराष्ट्रीय मैचों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है और इसे BCCI के द्वारा मान्यता भी दी गई है। नीदरलैंड में स्थित SIGRAAS यानी कि सिस ग्रास, जो कि एक पिच समूह की कंपनियों का एक हिस्सा है, इसको पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन के लिए शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आपको ये बता देना है। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने ठीक किया होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। जब हम बात कर रहे होते हैं नवीन पटनायक की, तो ये वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। पिनरई विजयन की बात करते हैं तो आपको पता है ये वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और सिद्धारमैया की जब बात कर रहे होते हैं तो ये वर्तमान में कहां के हैं? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी आपको पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, नए नए चेहरे आपको मिलेंगे कैबिनेट में भी, और नए नए जो राज्यों में भी आपको यहाँ पर अलग अलग चेहरे दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे आता चला जाएगा वैसे वैसे हम बातें भी करते चले जाएंगे। तालिबान इज पार्टिकुलरली कमिटेड टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ हिंदू एंड सिख्स। तालिबान हिंदुओं और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, ऐसा कहा है तालिबान जस्टिस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने। यानी कि तालिबान का जो न्याय मंत्रालय है वहां के प्रवक्ता ने कहा है कि वो तालिबान में रह रहे हिंदुओं और सिखों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। द हेड ऑफ द तालिबान पॉलिटिकल विंग सुहेल शाहीन ने ये द हिंदू को बताया था, और ये जो न्यूज है हम कवर करते हैं जो, वो भी द हिंदू की ही होती हैं। तो सुहेल शाहीन ने द हिंदू को बताया था कि संगठन ने 2 अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की संपत्ति बहाल करने के लिए न्याय मंत्री के साथ एक नया क्या किया है, एक कमीशन यानी कि एक आयोग का गठन किया है, जिन्हें पिछले वर्षों में ताकतवर लोगों ने उनके घरों और व्यवसायों से वंचित कर दिया था। उनको उनके घर जो हैं वो वापस लौटाए जाएंगे। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिंदू और सिख, ठीक है, इन 2 अल्पसंख्यकों की बात चल रही है। तो संगठन के न्याय मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि हम ये करने वाले हैं और हिंदुओं के साथ में और सिखों के साथ हम कंटिन्यू संपर्क बनाए हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तालिबान अफगानिस्तान के उन हिंदुओं और सिखों के साथ अभी संपर्क बनाए हुए हैं जिन्हें कभी भागने के लिए मजबूर किया गया था। जब तालिबान सत्ता में आई थी तो इतना यहाँ पर आप कहेंगे हफड़ा दफड़ी मच गई थी। तो जब हम बात कर रहे होते हैं वहां के हवाई अड्डे की, ठीक है, तो वो जो मुख्य हवाई अड्डा है वहां पर लोग
हवाई जहाज के टायरों पर भी लटक गए थे। आपने वो फोटो भी देखी होंगी उस समय। ठीक है, तो इतना खौफ था इनका। अभी थोड़ा थोड़ा इनमें क्या है, एक सुधार वाली प्रवृत्ति सी हमें देखने को मिलती है। हालांकि पाकिस्तान के साथ इनके संबंध जो हैं वो अभी कड़वे हैं, लेकिन भारत के साथ इसमें क्या है, रिश्तों में थोड़ी थोड़ी हमें नमी सी दिखाई देती है। तो वहां द हिंदू को एक लिखित अभियान में वहां के प्रतिनिधि ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों की संपत्ति अधिकारों का भी सम्मान करने वाला है, और ये जो है उनके साथ क्या है, विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, पर्टिकुलरली कमिटेड टू डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ हिंदूज एंड सिख इन द कंट्री। तो चलो जी, अब जैसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तालिबान के बारे में। तो तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे। तालिबान के बारे में जो कथन सही है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वे मूल रूप से पश्तून क्षेत्रों के छात्र थे। आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दोनों ही कथन ठीक हैं। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात कर रहे होते हैं पश्तून भाषा की, यानी कि पश्तून जुबान की, तो उस पश्तून जुबान में तालिबान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छात्र, ठीक है ना, स्टूडेंट। तो इसी वजह से ये नाम पड़ा। जब हम बात कर रहे होते हैं इस तालिबान की, तो तालिबान अपने आप को किस रूप में संदर्भित करते हैं? तो ये कहते हैं इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के रूप में ये अपने आप को संदर्भित करते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी संस्थापक कौन थे? मोहम्मद उमर। और उसके सह संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है अब्दुल गनी बरादर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखना है। तो जैसे अब थोड़ा सा अगर हम बात करने का प्रयास करें, शुरुआती दौर की जब हम बात कर रहे होते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की जो सत्ता आई वो कब आई थी? वो आई थी लगभग 1996 के आसपास में, जब अफगानिस्तान से रूस अपनी सेना को वापस बुला रहा था। उसके बाद में ये हमें देखने को मिला। फिर 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान सत्ता में बना रहा। फिर यहाँ पर क्या था, पहले तो यहाँ पर राष्ट्रपति हुआ करते थे बुरहानुद्दीन रब्बानी। तो जो रब्बानी राष्ट्रपति थे, उन रब्बानी को इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, और ये सत्ता में आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, ये चीजें हमें देखने को मिली। फिर यहाँ पर जो अमेरिकी सेना आ गई कुछ टाइम बाद में, और फिर यहाँ से तालिबान को खदेड़ दिया गया। और अभी आपको पता है 21-22 में फिर से ये सत्ता में आ चुके हैं, जिसका आपने नतीजा देखा भी होगा यूट्यूब पे। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं इनकी विचारधारा कैसी है, ये कौन सी विचारधारा के तहत चलते हैं तालिबान, तो ये देवबंदी इस्लामवाद के समर्थक हैं। ठीक है, देवबंदी इस्लामवाद, मिलिटेंट इस्लामवाद। ठीक है, और शरिया जो कानून है ना, शरिया इस्लामिक कानून पर आधारित इनकी विचारधारा हमें दिखाई देती है। और जब हम बात करते हैं पश्तूनी राष्ट्रवाद, पश्तूनी राष्ट्रवाद तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पश्तूनी क्षेत्र में ये क्या है, बहुतायत मात्रा में स्टूडेंट जुड़े थे 1994 के आसपास। उसी की बदौलत तो ये महत्वपूर्ण एक संगठन बन के उभरा और फिर ये सत्ता में आ गए थे, है ना। तो पश्तूनी राष्ट्रवाद, इन सब के तत्व देखने को मिलते हैं इनकी विचारधारा में। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपको बिंदु ध्यान में रखना है। और वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके मुखिया कौन है, तो नाम आता है हिबतुल्ला अखुंदजादा। तो ये वर्तमान में अभी तालिबान के क्या हैं, मुखिया हैं। तो पहले जब हम बात कर रहे होते हैं
अभी जो वर्तमान में ये सत्ता में बने हुए ना, तो पहले गनी सरकार थी और गनी सरकार के हट जाने के बाद यहां पर क्या है, अब तालिबानी सरकार है। और इसी तालिबानी सरकार ने क्या है, ये निर्णय लिया है। और जब ये तालिबान सत्ता में आई थी 2021-22 के आसपास में, उस समय क्या था, इन्हें किसी ने भी क्या है, एक व्यवस्थित सरकार का दर्जा नहीं दिया था, भारत ने भी नहीं दिया था। भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजदूतावास जो बना हुआ था, वहां पे अधिकारियों को वापस बुला लिया, लेकिन भारत में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी बनी हुई थी वो निरंतर चलती रही। लेकिन इनके विरोधी जो थे ना, गनी सरकार वाले, उनके अधिकारी यहां पर बैठे रहे 2 साल तक। फिर बाद में अक्टूबर 2023 में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर काम नहीं कर रहेंगे क्योंकि भारत सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, इस वजह से। तो फिर क्या है, वो वहां पर चले गए। और इस प्रकार जो आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। चलो जी, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो जैसे कि आपको पता है, जो भी हम क्लास कवर किया करते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। बस आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पर वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, डेली का एक क्वेश्चन भी मिलता है, और वहां पे क्लास का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो न्यूज कवर हुई, न्यूज के एमसीक्यूज भी हमारे हो गए। अब आ जाइए, हम करते हैं आज का इतिहास सीरीज के बारे में शुरू। तो आज यानी कि 17 अप्रैल है, तो 17 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था उसी के बारे में हमें बातचीत करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। तो विश्व हेमीफीलिया डे यानी कि विश्व हेमीफीलिया दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। तो आज 17 अप्रैल के दिन विश्व हेमीफीलिया दिवस है। तो सभी को क्या है, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि वास्तव में हेमीफीलिया है क्या। तो ये एक बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो जैसे वर्ल्ड हेमीफीलिया डे 17 अप्रैल 2024, WHD 2024, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वर्तमान 2024 की अगर बात करें तो इस साल की थीम क्या है, वो है इक्विटेबल असेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो ये 2024 की थीम रखी गई है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, और ये वहां का लोगो है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी क्रॉप करके लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये बताइए, हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष रिक्त स्थान में हुई थी। तो कब हुई थी इसके बारे में आपको ये बता देना है, जल्दी से बताएंगे। तो जिन्होंने इसके बारे में लिखा होगा ना, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1989 में ये दिवस मनाया जाने लगा ताकि लोगों को इस रोग के बारे में क्या है, जानकारी हो, लोग इसके प्रति जागरूक बने। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक रोग है। और इस रोग के बारे में सबसे पहले कब पता चला था, तो जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी ना, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के ही एक वंशज के बाद में किसी को एक बीमारी लग गई थी, वो बीमारी के चपेट में आ गए, और शाही परिवार के कई सदस्यों को हीमोफीलिया से पीड़ित होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया था, इसे शाही बीमारी कहा गया। ये तो शाही परिवार में फैलती है, ये शाही बीमारी है। तो शाही बीमारी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। फिर पता लगा कि विश्व स्तर पे हमें लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए, इसीलिए वर्ष 1989 को इस दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी कि हम हर साल से ये मनाया करेंगे। तो फिर क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने यही दिन क्यों चुना, यानी कि 17 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना कि हम इस दिवस को मनाएंगे।
तो 17 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, एक विश्व स्तर पर एक फेडरेशन बनाया गया था जिसका नाम था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। तो विश्व स्तर का ये फेडरेशन था। इस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक कैनेबल। तो फ्रैंक कैनेबल जो है ना, इसके संस्थापक, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल के दिन। तो उनके जन्मदिन को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाते हैं। तो इसके बारे में हमें ये बात ध्यान में रखनी है। हेमोफीलिया के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है होमोफीलिया ए और एक होता है होमोफीलिया बी। होमोफीलिया ए जो है ना, वो सामान्य रूप से पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें खून का क्या है, थक्का बन जाता है और इसमें जो आवश्यक फैक्टर होता है 8, उसकी कमी हो जाती है। जब हम बात कर रहे होते हैं हेमोफीलिया बी के बारे में, तो इसमें खून में फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। ठीक है, 5000 से 10,000 पुरुषों में से एक के हेमोफीलिया ए ग्रस्त होने का खतरा बना रहता है, जबकि 20,000 से 34,000 पुरुषों में से एक के हेमोफीलिया बी से ग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। तो हेमोफीलिया ए जो है ना, उसका खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये कम तादाद में भी किसी को हो सकता है। तो चलो जी, अब हम यहां पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, तो आपने शायद इनके बारे में पहले कभी सुना भी होगा और आपने इनके बारे में कभी पढ़ा भी होगा। तो ये कौन है, तो इनका नाम है, यहां पर लिख देते हैं, तकाजी। तकाजी शिवशंकरा पिल्ले। तो इनकी आज जयंती है और जयंती यानी कि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1912 को। कहां पे हुआ इनका जन्म, त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ था, त्रावणकोर। और वर्तमान में ये त्रावणकोर कहां पे है, आप कहेंगे ये तो केरल में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 10 अप्रैल 1999 को। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मलयालम साहित्य को एक नया आयाम दिया था। तकाजी शिवशंकरा पिल्ले इनका नाम है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 26 उपन्यास लिखे और 20 प्लस में इन्होंने क्या है, कहानियां लिखी थी। ठीक है, 20 प्लस इनकी ये कहानियां लिखी गई। तो थोड़ा सा पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। तकाजी शिवशंकरा पिल्ले को रिक्त स्थान वर्ष में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट में कब की बात है वो। तो जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें 1984, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1984 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगले साल 1985 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और जैसे आपको पता है, हमारे सर्वोच्च अगर नागरिक सम्मानों की बात की जाए तो 4 होते हैं। पहला नागरिक सम्मान कौन सा होता है जो सर्वोच्च माना जाता है, भारत रत्न। दूसरे नंबर का जो होता है ना, वो होता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का पद्म भूषण और चौथे नंबर का होता है पद्म श्री। तो ये जो इनको पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण, ये दूसरे स्तर का नागरिक सम्मान है जो इनको 1985 में दिया गया था। जब हम इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं की बात करते हैं, तो एक रचना का नाम आता है झरा हुआ कमल। झरा हुआ कमल। और एक रचना इनके द्वारा लिखित है जिसका नाम है दलित का बेटा। ठीक है ना, दलित का बेटा। और दो शेर ध्यान, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित। और एक है चेमिन। चेमिन जो है ना, वो मछुआरे के जीवन पर आधारित है ये, और इसी वजह से इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी से सम्मानित किया गया था 1957 में। 1957 में इनको क्या किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बहुत खास व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं ये। ठीक है, 1957 की बात है। और भी है इनके द्वारा लिखी गई रचना, जैसे ओसेप के बच्चे। ओसेप के बच्चे ये भी किसके द्वारा रचित है? तो आप कहेंगे तकाजी शिवशंकरा पिल्ले के द्वारा रचित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं, यहां इनको तो आप जानते ही होंगे। ये कौन है? ये है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जैसे आज इनकी पुण्यतिथि है, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इनसे ही संबंधित। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको जवाब देना है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें 5 सितंबर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 5 सितंबर को क्या हुआ था? तो 5 सितंबर 1888 का वो दिन था जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज क्या है? आज के दिन तो इनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 17 अप्रैल 1975 को ये दुनिया छोड़कर यहां से चले गए थे। ठीक है ना। लेकिन जब हम जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और 1975 तक इनका जीवन रहा। ये जो है ना, वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। पहले उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी क्या है? कार्यभार संभाला। और ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। तो पहले राष्ट्रपति कौन रहे वो तो आपको पता ही है। तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे, उस समय ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। जब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, उनके बाद में क्या है? इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला और ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे ये। ठीक है ना। इनका टाइम पीरियड माना जाता है 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। इनसे संबंधित इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी, उनका नाम क्या है? वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी बहुत खास हैं। इनकी आज पुण्यतिथि है, यानी कि आज के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो जब हम बात कर रहे होते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1934 को इनका जन्म हुआ और 17 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। चलो, थोड़ा सा ये इररिलेवेंट है, तो पहले इनके बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल में। तो जैसे वी.एस. रमाबाई जो है ना, उन्होंने कब से कब तक ये कार्यभार संभाला था? इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही। मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में तो आपको पता है ना मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए कमेंट में। हमने न्यूज काफी कवर कर ली है। तो जैसे एक क्वेश्चन पहले आप बता दो, उसके बाद में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, CEC।
फर्स्ट विमेन सीईसी ये रही थी, ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब हम शुरुआती दौर की बात करते हैं, जब हमारा भारत स्वतंत्र भारत बना और उस समय हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो आप इनके बारे में बताइए। फिर इसी बात को जोड़ते हुए हम आगे चलेंगे, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये बंगाल के थे। और इस क्रम में क्या है, बहुत सारे मुख्य चुनाव आयुक्त बनते गए और जब 9th टाइम यानी कि जब 9वीं बार कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बन रहा था, उसी समय कुछ खास हुआ और खास ये रहा कि कोई महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी। महिला के रूप में पहली ये रही। और वैसे अगर देखा जाए तो ये 9वें नंबर की मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ठीक है ना, पीएस रमा देवी। और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने कब से कब तक पदभार संभाला था? तो 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रही। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रह जाएगा। उसके बाद में इन्होंने राज्यसभा के महासचिव का भी पदभार संभाला। राज्यसभा के महासचिव, ठीक है। और ये कब से कब तक रही? तो आप कहेंगे 1993 से लेकर 1997 तक इन्होंने राज्यसभा के महासचिव के पद का भी क्या है, एक सम्मान किया, उस पद पर ये रही। तो ये तो 9वें नंबर की थी। फिर जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बाद में यहां पर कौन बना, तो नाम आता है टीएन शेषन। तो टीएन शेषन जो थे वो 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 9th पे कौन था? 9th पे एक महिला थी जिनका नाम है वीएस रमा देवी। इनसे पहले कोई भी महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनी थी, यही थी पहली। वैसे नंबर के आधार पे देखा जाए तो 10वीं। और कहा जाता है कि 17 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन 2013 में इनको दिल का दौरा पड़ गया था और 79 इयर्स ओल्ड थी ये जब इनका निधन हो गया। हालांकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया, कर्नाटक की राज्यपाल भी रही है, ठीक है ना। और देश की एकमात्र और प्रथम महिला थी ये जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, इसका आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है ना। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। एडुरोही ऑफिशियल चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। एक चैनल और भी है जिसका नाम है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, इसे भी क्या है आपको देख लेना है और इस पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर एक्स पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। और व्हाट्सएप चैनल भी अपना बना हुआ है। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित यहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 8307730527, ठीक है ना। तो हम आपको वहां पे मिलेंगे। तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जा रही है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के लिए सर्च आपको करना है एडुरोही 24। धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।